इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम बहुलक को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको माध्यिका पढ़ाई थी और माध्यिका में हमने आपको बताया था व्यक्तिगत श्रेणी, खंडी श्रेणी और अखंडी श्रेणी। इन तीनों के बारे में हमने चर्चा की थी और आज हम अध्ययन करेंगे बहुलक का। बहुलक के अंतर्गत भी मैं आपको तीनों श्रेणियों को समझाने का प्रयास करूंगी और आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से उसको समझेंगे। तो फिर अपनी कॉपी की कलम और लिखने बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं व्यक्तिगत श्रेणी पर। देखिए, जो बहुलक है वो फ्रेंच भाषा के लॉमेड से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है फैशन। जो पद सर्वाधिक बार आता है समंकमाला में उसी को बहुलक कहते हैं। तो आइए, मैंने आपका समय बचाने के लिए ये श्रेणी मैंने लिख रखी है जो कि व्यक्तिगत श्रेणी है और इसमें देख करके आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। देखिए, पहले हम 2 को लेते हैं तो 2 हमारा आया है केवल 4 बार, 4 हमारा आया है केवल 2 बार और 5 हमारा आया है 1 बार और 6 ऐसा पद है जो सर्वाधिक बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार जो कि आया है। तो हमारा मोड क्या हुआ? मोड को हम डिनोट करते हैं एमओ से। तो एमओ बराबर हो गया हमारा 6। तो ये तो था हमारा व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल जो कि निरीक्षण विधि के द्वारा हमने देखा, क्योंकि जो बहुलक होता है वो 2 विधियों से लगाया जाता है, एक समूहन विधि के द्वारा और एक निरीक्षण विधि के द्वारा। जब हम व्यक्तिगत श्रेणी में होते हैं तो हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि निरीक्षण का मतलब है अवलोकन या हम ऑब्जर्वेशन, जिसको हम देखकर ही जान लेते हैं कि कौन सा पद ज्यादा बार आया है और वही पद हमारा बहुलक होता है। अब आइए हम देख लेते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी को हम कैसे बनाते हैं। तो आज श्रेणी कैसे बनाते हैं तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में कि हम अगर व्यक्तिगत श्रेणी को खंडी श्रेणी में बदलना पड़े तो हम कैसे बदलेंगे। देखिए, इसमें हमने 10 अधिकारियों का प्रारंभिक वेतन लिख रखा है, यानी प्रारंभिक वेतन क्या है वो मैंने सीरीज में लगा दिया है। पहला है 460, फिर 480, फिर 500, फिर 525, फिर 575 और फिर 625। तो ये देखने में कैसा लग रहा है? निरीक्षण के द्वारा अगर हम ऐसे देखें तो हम कहेंगे कि ये 625 सबसे ज्यादा है, लेकिन नहीं। इसमें जो हम यफ लिखते हैं यानी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, आवृत्ति लिखते हैं, बारंबारता लिखते हैं, तब हम जान पाते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। 460 वाला अधिकारी की संख्या कितनी है? 1 और फिर है 2, फिर है 4, फिर कितनी है बोलो? 2 और फिर है 1 और 1। तो इसको हम गिन लेते हैं 3 और 3 6 और 4। ये हमारा 1 है और ये हमारा 1 है। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे 10 हो गए। यानी हमने यहाँ 10 अधिकारियों को लिखा था, 10 अधिकारियों का प्रारंभिक वेतन। तो देखिए, इस तरीके से हमने देख लिया। तो हम जान रहे हैं कि जो 500 रुपए है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो हमारा एमओ कितना हो गया? 500। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 4 अधिकारियों को ये वेतन मिलता है 500 रुपए। तो इस प्रकार से जो ये व्यक्तिगत श्रेणी थी और इसको हमने क्रमांक लिखकर एफ इसकी संख्या लिखकर हमने इसको खंडी श्रेणी में परिवर्तित किया। लेकिन ये है व्यक्तिगत ही श्रेणी और इसका हमने कैसे निकाला? निरीक्षण विधि के द्वारा निकाला। तो अब आप आगे क्या पढ़ेंगे? खंडी श्रेणी को। तो आइए हम खंडी श्रेणी पढ़ लेते हैं। बहुलक की खंडी श्रेणी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? बहुलक की व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को हमने कैसे निकाला? केवल निरीक्षण विधि के द्वारा। यानी हमने ऑब्जर्वेशन किया कि किस पद की संख्या ज्यादा अधिक बार आई है या जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो हमने उसको बहुलक मान लिया, उसको एमओ मानते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं खंडी श्रेणी। तो खंडी श्रेणी में हमारे समंकों की 2 मालाएं मिलती हैं। जैसे एक हमारा एक हमारा मान लीजिए प्राप्तांक रहता है और एक हमारी संख्या रहती है। लेकिन यहाँ हमने ऊंचाई ली है जो कि सेंटीमीटर में है ऊंचाई। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है 150, 160, 170, 180, 190, 200।
और 200 और 210। तो इस तरीके से ये हमने इधर ये एफ लिख लिए हैं। तो अब हम क्या देखते हैं इसमें कि जो 10 है, ये 10 लिखा हुआ है, तो ये किसका है? इस 180 का पद का सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी क्या कितनी है? बोलो 180, इधर बोलो 180 की। तो ये हमारा एमओ क्या हो गया? 180। एमओ बराबर 180। अब देखिए हम इसको खंडी श्रेणी में हम समूही विधि से भी लगाएंगे, तो हम इसको भी याद देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा? खंडी श्रेणी को हमने निरीक्षण विधि के द्वारा हमने इसको लगाया या इसको हल किया इस सवाल को। अब हम क्या करेंगे? अब हम खंडी श्रेणी के अंतर्गत समूह बनाएंगे, यानी समूहीकरण विधि, और दूसरी होती है सारणी विधि। समूहीकरण की विधि पहले बनाते हैं, फिर उसकी सारणी विधि बनाते हैं। तो हम दोनों से ही देख लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि कैसे ये हमारा समूहीकरण की विधि से कैसे हमारा ये बहुलक निकल कर आया है। तो चलिए हम खंडी श्रेणी में समूहीकरण की विधि के द्वारा, अब देखिए जो मैंने ये सवाल आपको दिया है, इसमें देखिए 8 आवृत्ति सबसे ज्यादा मालूम पड़ रही है, लेकिन ये 2 पदों की है, यानी इसमें 8 10 की भी है और 8 15 की भी है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बहुलक कौन है या कौन सा पद है? तो इसके लिए क्या होता है, हम समूहीकरण विधि को अपनाते हैं और हम समूह बनाते हैं इनके। तो देखिए हम कैसे इनके समूह बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। पहले ये हमारा पहला हो गया, हाँ, इसको हम सेकेंड मान लेंगे और इसको हम कर लेंगे। फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 को जोड़ेंगे, 2 और 3 5। हम 2 पदों को ले लेंगे, 8 और 5 13, 8 और 2 10। अब देखिए इस श्रेणी में सबसे ज्यादा बार कौन आया है? किसका पद, किसका आया मान? 10 का आया। तो इसको हम एक टिक कर देंगे, ये हमारी सारणी बनेगी। फिर देखिए हमारा थर्ड खाने में क्या बनेगा? एक छोड़ के हम एक छोड़ देंगे इसमें, उसमें हम 2 का बनाएंगे। देखिए 2 3 और 5 8, 8 और 8 16 और ये हमारे बच गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो पद है इसमें 2 बार आ चुका है, देखिए, और ये 1 बार आया है। तो हमने इस तरीके से को चिन्ह लगा दिया, क्योंकि हम इस श्रेणी में हम अधिकतम को लेते हैं। अधिकतम हमारा 13 है, जिसमें कि ये वाला 8 शामिल है, और इसमें क्या है, इसमें हमारे ये दोनों 8 शामिल है अधिकतम में। अब हम क्या करेंगे चौथी श्रेणी में? इसमें मैं 3 का लेंगे, इसमें हम 3 का लेंगे, 3 का योग करेंगे, 5 और 2 3, वो 2 और 3 5, 5 और 5 10। फिर ये हमारे 3 आ जाएंगे, 8 8 16 और 2 18। तो चौथे खाने में हमारे कितने बढ़ गए? 18 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो इसमें क्या है, इसमें अधिकतम में कितने बार शामिल है? ये 3 बार शामिल हो गया, ये 2 बार शामिल हो गया, और ये 1 बार शामिल हुआ। ठीक है, ऐसे हम इनको सारणी के द्वारा भी समझा रहे हैं, क्योंकि हमारी विश्लेषण सारणी कही जाती है। साथ साथ में हम विश्लेषण सारणी के साथ भी चलते चले। अब 5वां हमारा आ गया है स्तंभ। 5वें स्तंभ में क्या करेंगे, हम 1 को छोड़ देंगे और 3 को लेंगे, 3 को ले लेंगे। चलिए बनाते हैं, कितना आया योग? कितना आएगा? 8, हाँ 8 और 8 16 आ गया। ठीक है, फिर हमारे ये 2 बचते हैं, तो इसको छोड़ ही देंगे। तो ये हमारा 8 कितने बार आ गया? 4 बार। समझ रहे हैं, ये 4 बार आया, ये अधिकतम में 1 बार आया, और ये 1 बार आया। ठीक है, अब हम चौथा बना लेते हैं। हमारे 6 सारणी, 6 खाने बनते हैं, 6 स्तंभ बनाए जाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें हम 2 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे और 3 को लेंगे। तो 8 8 16 और 5 21। तो ये हमारा 21 है। तो इसमें भी हमारा 8 आया है, ये वाला, और ये हमारा ये भी आया है और ये भी आया है। तो इस तरीके से हम काउंट कर लेते हैं कि ये वाला पद हमारा कितने बार आया है, यानी 1 2 3 4 5। ये जो 10 है, जिसकी आवृत्ति 8 है, ये हमारा आया है 5 बार, और जिसकी आवृत्ति 8 है लेकिन ये पद है 15, इसकी ये आया है 3 बार। तो इससे हमने समूहीकरण विधि के द्वारा हमने जाना कि जो ये 10 है, इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, अतः एमओ हमारा क्या होगा? बराबर 10 थे। ये हमने समूहीकरण विधि के द्वारा
अखंडी श्रेणी को जाना। अब हमें आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और अपने नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम आने वाले हैं और अच्छी तरीके से इनको अपनी कॉपी पे उतारिए। इसके बाद में हम आपको सिखाते हैं अखंडित श्रेणी के अंतर्गत हम बहुलक को कैसे याद करेंगे। बहुलक के अंतर्गत क्या देख रहे हैं? अखंडित श्रेणी को अखंडित श्रेणी को देख रहे हैं और बहुलक को भुइष्टक या मोड भी कहते हैं। तो इसको यम उसके जो कैपिटल एम होता है एम ओ उससे हम डिनोट करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ खंडित श्रेणी के व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। और देखिए मैंने आपको बताया था कि समूहीकरण और निरीक्षण दो विधियों से हम इस बहुलक को लगाते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। तो हमने दोनों विधियों को समझ लिया, यानी व्यक्तिगत को भी समझ लिया और खंडित श्रेणी को भी समझ लिया। अब हम देख लेते हैं अखंडित श्रेणी। इसको अविच्छिन्न श्रेणी भी बोलते हैं और सतत श्रेणी भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। इसी तरीके से व्यक्तिगत को पर्सनल बोलते हैं और जो खंडित रहती है उसको डिस्क्रिएट श्रेणी बोलते हैं, विविक्त श्रेणी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया, क्योंकि इंग्लिश वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हिंदी में इसके अलग अलग नाम दे देते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे ये हमें कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अब आप इसको जब जान लेंगे, अगर इसका इंग्लिश वर्जन आप जान लेंगे कि जैसे इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, तो फिर आप अच्छे से इसको हल कर लेंगे, इसको समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो आइए हमने इस सवाल को यहाँ पर उतार दिया है आप लोगों को समझने के लिए और हमारा पहला स्तंभ ये रेडी है, तैयार है। अब दूसरे को हम बनाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे हम दो पदों को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? दो पदों को तो चलिए जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़िए फटाफट। 44 60 इसका जोड़ा हमने 60 तो 60 हो गया। इसको जोड़ा तो कितना हुआ? 36 हो गया। और इसको जोड़ा तो कितना हुआ? 47 हो गया। अब देखिए पहले हमारा ये था तो मैंने इसको विश्लेषण सारणी के अंतर्गत एक टिक यहाँ पर लगा दिया था, क्योंकि सब इस समंतमाला के इस श्रेणी में सबसे ज्यादा आवृत्ति 37, 30 और 35 की है। लेकिन अब आवृत्ति किसकी ज्यादा आ रही है? मैम 60 की। हाँ 60 की। तो हम इसमें एक टिक यहाँ लगा देंगे और एक टिक यहाँ लगा देंगे। अब हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस श्रेणी में बहुलक है, तो हम दूसरी श्रेणी को, दूसरी इसकी स्तंभ को बनाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? इसमें मैम एक को छोड़ के 2 को लेंगे। हाँ ऊपर का एक छोड़ देंगे और नीचे के हम 2 ले लेंगे। चलिए इनको करिए जल्दी जल्दी। कितना आया पहले का? मैम कौन सा? 56। फिर कितना आया? 48 55 48। फिर कितना आया? कितना आया? 55 कौन सा है? हाँ 55 ही आया। 6 7 13। हाँ 13 के 3 और यहाँ से जाएगा 1 2 3 53 आएगा। थोड़ा शांत रहिए और आराम से थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। और यहाँ पे आ रहा है 18। अब इस समंकमाला में इस स्तंभ में हमें किसका ज्यादा मिल रहा है? 56 का। 56 किस श्रेणी के अंतर्गत है? यानी 10 और 5। तो हम इसमें यहाँ एक टिक कर देते हैं, 10 को हम 2 बार टिक कर देते हैं। ध्यान रखिएगा अभी भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पद हम लें। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको चौथा बनाएंगे। चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे? 3 को लेंगे। 3 को लेंगे। ले लीजिए 3 को। कितना आया आंसर? 4 और 2 6। हाँ 2 2 4 और 3 76। तो तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। आप बोलिए इसमें कितना आया? 64। और नीचे कितना आया? 15 के 5 हासिल जाएगा 1 4 और 1 5 55। अब इसमें तो सबसे ज्यादा किसका है? 76। इसका ज्यादा है इन तीनों का। तो हम यहाँ एक टिक कर देते हैं, यहाँ एक टिक कर देते हैं, यहाँ एक टिक कर देते हैं। ठीक है। अब हम 5वां कॉलम बनाते हैं। 5वां कॉलम क्या होगा हमारा? 5वां कॉलम में क्या करेंगे? छोड़ के 3 को लेंगे। हाँ 1 को छोड़ेंगे और हम 3 को लेंगे। जल्दी से बताइए इसका योग। ये मैंने लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कर दी हैं, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब कितना आएगा?
14 की 4 4 हासिल जाएगा 1, 3 और 3 6 और 2 8, 84। फिर हम ये 3 ले लेते हैं, 13 की 3 हासिल 1 13 का 3 हासिल जाएगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 73। आप देखिए हमारा इन तीनों का ज्यादा है, हम इन तीनों में टिक मार लेते हैं। 2 इसमें हो गया 4 और इसमें हो गया 3। ठीक है, अब हमारा एक कॉलम और बचा छठवां, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 को छोड़ के और 3 को लेंगे। 3 ले लेंगे। ठीक है, हम ऊपर के 2 छोड़ देंगे। किसमें से ले रहे हैं, ये सब हम F से कर रहे हैं, F1 से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब ऊपर के 2 छोड़ दिए, नीचे के 3 ले लिए, तो कितने हुए 80 80 आ गए। और इसको नीचे वाले को लिया तो कितने आए, 4 5 6 63 आएंगे। 63। इसमें देखिए 80 ज्यादा है, तो हम इन तीनों कॉलम में चले आते हैं और एक इसमें यहाँ टिक करते, एक यहाँ टिक करते और एक यहाँ टिक करते। अब हम इन टिक को गिन लेते हैं। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये सब में 1 1 है। सबसे ज्यादा किसमें है, 10 और 15 का जो वर्गांतर है उसमें सबसे ज्यादा, उसके उस वर्ग की सबसे ज्यादा आवृत्ति है। समझ गए। देखिए इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 बार ये आवृत्ति, ये बारंबारता आई है, या ये सॉरी बारंबारता नहीं, ये जो है वर्गांतर ये हमारा 5 बार आया है। तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूले के अनुसार इसको हम हल करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, FO बराबर L1 प्लस F1 माइनस FO बटे 2 F1 माइनस FO माइनस F2 और इंटू I। तो आप लोग अब समझ लीजिए L1 क्या है, जो हमारा वर्गांतर होता है उसकी निम्नतम सीमा होती है, तो हम इसको L1 का नाम देंगे। और हमारा F क्या होता है, F1 क्या होता है, हमारा ठीक उस वर्ग के सामने की आवृत्ति, जिसको हम F1 कहते हैं। FO ठीक उसके ऊपर की आवृत्ति यानी FO, और F2 किसे कहते हैं, ठीक उसके नीचे की आवृत्ति को हम F2 कहते हैं। और जो वर्गांतर में जो अंतर होता है वर्ग विस्तार, वो I कहलाता है, यानी I बराबर क्या होता है, वर्ग विस्तार। अगर यहाँ पर 5 का है तो हम 5 लिखेंगे, अगर 10 का है यहाँ पर अंतर तो हम 10 का लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे भी तो बनाते हैं हम वर्गांतर, ऐसे भी तो मिलते हैं हमको एग्जाम में, कॉपी में, सॉरी एग्जाम में, बुक में, ऐसे भी तो वर्गांतर मिलते हैं। यहाँ पर 5 का अंतर है मान लो, और किसी में 10 का अंतर होता है, किसी में 15 का अंतर होता है, किसी में 2 का ही अंतर होगा, किसी में 3 का ही अंतर होगा, तो वो हमारा बनेगा I, यानी I बराबर वर्ग विस्तार। समझ गए। हाँ सर। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं, हल कर लें। चलिए आप लोग हल करिए। कैसे हल करेंगे इसको, L1 की जगह हम 10 लिखेंगे, ठीक है, F1 की जगह पर हम 32 लिखेंगे, और माइनस हमारा FO हो जाएगा 24, और नीचे हम 2 लिखेंगे, इसका हम 32 से गुणा करेंगे, और माइनस हमारा 28 होगा, नहीं पहले 24 होगा और फिर माइनस हमारा 28 और इंटू हमारा होगा 5। देखिए इस तरीके से हमने इस सवाल को उतार लिया है, और अब हम इसको हल कर लेते हैं। इज इक्वल 10 प्लस, इसमें से हम 32 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो हमारा 8 बचा, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। और यहाँ इंटू हमारा 5 है तो इसको हम ऐसे 5 रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 32 दूनी 64 हो जाते हैं हमारे, और ये हम जोड़ लेते हैं, इनको घटा देते हैं, ठीक है। 8 और 4 12 का 2 हासिल जाएगा 1, तो यानी 5 हो गए। अब हम इसको घटा लेते हैं, 10 प्लस 8 गुणे 5 बटे 4 में से 2 गया तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1, ये हमारे 12 बच गए। अब हम इनको काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 में 12। अब हमारे कितने बचे, 5 दूनी 10 ऊपर बचे, और नीचे हमारे बचे 3। अब हम इसका क्या करेंगे, 3 तिया 9, फिर हमारा 1 बच जाता है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी हमारा कितना आ गया आंसर, 3.33। इसको हम 10 में जोड़ देते हैं, 3.33 को हमने 10 में जोड़ा
तो हमारे हो गए 13.33। ये रहा हमारा आंसर। कितना आया आंसर? 13.33। 13.33। तो ये तो इसके साथ में ही हम अपने इस बहुलक के श्रेणी के सवाल को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखे होंगे ये सवाल। यानी व्यक्तिगत श्रेणी को हमने दो तरीके से लगाया, एक खंडी श्रेणी में बदल करके और निरीक्षण विधि के द्वारा, और फिर हमने सिखाया खंडी श्रेणी को, उसको हमने निरीक्षण के द्वारा भी समझाया और समूहीकरण के द्वारा भी समझाया। इसके बाद जब हम अखंडी श्रेणी में आ गए तो इसमें हमने आपको समूहीकरण विधि के द्वारा बहुलक को समझाया। और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमने कैसा पढ़ाया है। धन्यवाद। और ये देखिए हमारे स्टूडेंट, तुम लोग हाय करो। हाय। आप देखिए हमारी यूट्यूब फैमिली में ये बच्चे भी शामिल हैं और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आपके सहयोग के आकांक्षी हम सभी छात्र और हम भी छात्राएं और हम भी।